द सेटिंग सन। चैप्टर 1। सांप। माँ ने धीमी आवाज में एक छोटी सी चीख निकाली। वह डाइनिंग रूम में सूप पी रही थी। मुझे लगा शायद सूप में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। कोई बाल तो नहीं? मैंने पूछा। नहीं, माँ ने जवाब दिया और फिर से एक चम्मच सूप मुंह में डाला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद उन्होंने अपना सिर एक तरफ घुमाया, रसोई की खिड़की से बाहर खिले हुए चेरी के पेड़ को देखा और फिर सिर घुमाए हुए एक और चम्मच सूप अपने होठों तक ले गई। माँ का सूप पीने का तरीका औरतों की पत्रिकाओं में सिखाए गए तरीकों से बिल्कुल अलग था। उनके लिए हल्के से चम्मच हिलाना जैसे शब्द वाकई सही बैठते हैं। मेरे छोटे भाई नाओजी ने एक बार शराब पीने के बाद मुझसे कहा था, किसी का ऊंचा खानदान होना उसे सच्चा रईस नहीं बनाता। कुछ लोग बिना किसी खिताब के सच्चे रईस होते हैं क्योंकि उनकी रगों में वह खूबी होती है, और हम जैसे लोग जिनके पास सिर्फ खिताब है वे रईस कम और कंगाल ज्यादा है। उदाहरण के लिए इवाशिमा। इवाशिमा यानी उसके स्कूल का एक दोस्त जो एक काउंट था। उदाहरण के लिए इवाशिमा को देखो, क्या वह किसी सड़क छाप दलाल से भी ज्यादा सस्ता नहीं लगता? उस मूर्ख ने अपनी चचेरी बहन की शादी में टक्सीडो पहना था, और अगर उसे वह कपड़े पहनने की जरूरत भी थी तो उसकी बड़बोली बातें सुनकर तो उल्टी करने का मन हुआ। उसका वह दिखावा सस्ता और बनावटी था जिसका रईसी से कोई लेना देना नहीं था। असली रईस लोग इवाशिमा जैसे बेवकूफी भरे दिखावे नहीं करते। हमारे परिवार में सिर्फ माँ ही असली रईस है। उनमें कुछ ऐसा है जो हम में से कोई नहीं कर सकता। सूप पीने का तरीका ही लो। हमें सिखाया जाता है कि थोड़ा सा झुककर चम्मच को बगल में पकड़कर सूप लेना चाहिए और फिर उसे वैसे ही मुंह तक ले जाना चाहिए। लेकिन माँ अपनी बाई उंगलियां टेबल के किनारे पर हल्के से रखती है, बिल्कुल सीधा बैठती है, सिर ऊंचा रखती है और बिना प्लेट की ओर देखे चम्मच को सूप में डुबोती है। फिर जैसे कोई चिड़िया उड़ती है वैसे ही वह चम्मच को अपने मुंह तक लाती है और सूप को होठों के बीच डालती है। वह चम्मच को हल्के से हिलाती है जैसे छोटा सा पंख, बिना एक बूंद सूप गिराए या चम्मच के टकराने की आवाज किए। यह शायद शिष्टाचार के नियमों के मुताबिक सूप पीने का तरीका नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत प्यारा लगता है और सच्चा लगता है। सच कहो तो माँ की तरह सीधा बैठकर सूप पीने में सूप का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है, बनिस्बत इसके कि प्लेट में झांकते हुए खाया जाए। लेकिन जैसा नाऊ जी ने कहा, मैं एक उच्च वर्ग का भिखारी और माँ की तरह इतनी सहजता से नहीं खा सकती, इसलिए मैं उदास होकर शिष्टाचार के नियमों के अनुसार झुक कर खाती हूँ। माँ का खाने का तरीका न सिर्फ सूप बल्कि हर चीज में सामान्य शिष्टाचार से बिल्कुल अलग है। जब मांस परोसा जाता है वह तुरंत चाकू और कांटे से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती है, फिर कांटे को दाएं हाथ में लेकर खुशी खुशी टुकड़ों को चुबा कर खाती है। हम जहाँ चिकन की हड्डी से मांस निकालने में जूझते हैं और प्लेट को खटखटाने से बचने की कोशिश करते हैं, वही माँ बिना किसी परवाह के हड्डी को उंगलियों में पकड़कर मांस चबा लेती है। उनके ये असभ्य काम भी इतने आकर्षक और अनोखे लगते हैं कि वे न सिर्फ प्यारे बल्कि थोड़े कामुक भी प्रतीत होते हैं। असली चीज अक्सर अलग होती है। मैंने कई बार सोचा कि उंगलियों से खाना शायद ज्यादा स्वादिष्ट होगा, लेकिन मैं ऐसा करने से डरती हूँ क्योंकि अगर मैं माँ की नकल गलत तरीके से करूंगी तो शायद मैं साधारण भिखारी जैसे दिखूंगी। नाओजी कहता है कि हम माँ की बराबरी नहीं कर सकते, और मैंने कई बार उनकी नकल करने की कोशिश में निराशा महसूस की है। एक बार हमारे निशिकाता स्ट्रीट वाले घर के पीछे के बगीचे में यह शरद ऋतु की शुरुआत में एक खूबसूरत चांदनी रात थी। माँ
मैं तालाब के किनारे गज़बों में बैठकर चाँद को निहार रहे थे। माँ अचानक उठी और पास के फूलों के झुरमुट में चली गई। वहां से उन्हें हल्के से हंसते हुए मुझे पुकारा, काजू को अनुमान लगाओ कि माँ क्या कर रही है। फूल तोड़ रही हो, मैंने कहा। उन्होंने अपनी छोटी सी आवाज में मुझे हंसते हुए कहा, पेशाब। मुझे लगा कि उनमें कुछ इतना प्यारा है जिसकी मैं कभी नकल नहीं कर सकती। यह बात सुबह के सूप से काफी हटकर हो गई, लेकिन हाल ही में मैंने एक किताब में पढ़ा कि फ्रांसीसी राजशाही के दिनों में दरबारी महिलाएं बगीचों में या गलियारों के कोने में बिना किसी झिझक के पेशाब कर लेती थी। ऐसी मासूमियत मुझे बहुत आकर्षक लगती है और मैं सोचती हूँ कि शायद माँ ऐसी आखिरी औरतों में से एक है। खैर, आज सुबह माँ ने सूप पीते हुए एक छोटी सी आ की आवाज निकाली और जब मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा, नहीं, शायद सूप ज्यादा नमकीन हो गया। मैंने पूछा। आज सुबह का सूप हरे मटर का था, जो मैंने राशन से मिली एक अमेरिकी डिब्बी से बनाया था। मुझे अपने खाना बनाने की कला पर भरोसा नहीं है। हालांकि यह एक ऐसी चीज है जिसमें हर लड़की को आत्मविश्वास होना चाहिए। माँ के कहने के बावजूद कि कुछ गलत नहीं है, मैं सूप को लेकर चिंतित थी। तुमने इसे बहुत अच्छे से बनाया है, माँ ने गंभीर स्वर में कहा। सूप खत्म करने के बाद उन्होंने समुद्री शैवाल में लपेटे कुछ राइस बॉल्स खाई। मुझे नाश्ता कभी पसंद नहीं रहा और 10 बजे से पहले मुझे भूख नहीं लगती। आज सुबह मैंने किसी तरह सूप पी लिया, लेकिन कुछ और खाना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने एक प्लेट में और चॉपस्टिक से उन्हें मसलने लगी। मैंने एक टुकड़ा उठाया, चॉपस्टिक्स को माँ की तरह सूप के चम्मच की तरह सीधा रखा और उसे अपने मुंह में डाला, जैसे किसी छोटे पक्षी को खाना खिला रही हो। जब मैं धीरे धीरे खाना खा रही थी, माँ, जिन्होंने पहले ही खत्म कर लिया था, चुपके से उठी और सुबह की धूप से गर्म दीवार के पास खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे कुछ देर तक चुपचाप खाते हुए देखा। काजू को, तुम्हें इस तरह नहीं खाना चाहिए। तुम्हें नाश्ते को सबसे ज्यादा मजेदार भोजन बनाना चाहिए। क्या आपको यह मजेदार लगता है, माँ? मैंने पूछा। मेरी बात छोड़ो, मैं अब बीमार नहीं हूँ। लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ। नहीं नहीं, माँ ने उदास मुस्कान के साथ सिर हिलाया। 5 साल पहले मुझे फेफड़ों की बीमारी हुई थी। हालांकि मुझे अच्छे से पता था कि मैंने खुद को बीमार किया था, लेकिन माँ की हाल की बीमारी वाकई बहुत परेशान करने वाली थी। फिर भी माँ की चिंता सिर्फ मेरे लिए थी। मैंने धीरे से कहा। क्या हुआ? इस बार माँ ने पूछा। हमने एक दूसरों की आंखों में देखा और ऐसा लगा जैसे हम एक पल के लिए एक दूसरों को पूरी तरह समझ गए। मैं हंसी और माँ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जब भी मुझे कोई शर्मिंदगी भरा ख्याल आता, मेरे मुंह से वह अजीब सी आवाज निकल जाती है। इस बार मुझे अचानक 6 साल पहले की अपनी तलाक की घटनाएं याद आ गई और अनजाने में मेरे मुंह से वह आवाज निकल गई। लेकिन माँ ने वह आवाज क्यों निकाली? उनके अतीत में तो ऐसा कुछ शर्मिंदगी भरा तो नहीं हो सकता था। फिर भी कुछ तो था। आपने अभी क्या याद किया, माँ? मैंने पूछा। मैं भूल गई, उन्होंने जवाब दिया। मेरे बारे में? नहीं, नाऊ जी के बारे में। हाँ। फिर रुक कर माँ ने सिर एक तरफ झुकाया और कहा, शायद। मेरे भाई नाऊ जी को यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय सेना में भर्ती किया गया था। उसे दक्षिण प्रशांत के किसी द्वीप पर भेज दिया गया था। हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली और युद्ध खत्म होने के बाद भी वह लापता है। माँ ने मान लिया है कि वह नाऊ जी को फिर कभी नहीं देख पाएंगी। कम से कम वह ऐसा कहती है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे लगता है कि हम उसे जरूर फिर से देखेंगे। मैंने सोचा था कि मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुम्हारा स्वादिष्ट सूप पीते समय मुझे नाऊ जी की याद आई और यह मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया। काश मैं उसके साथ और अच्छा व्यवहार करती। जब नाऊ जी ने हाई स्कूल शुरू किया था,
वह साहित्य में इतना डूब गया था कि उसने लगभग एक आवारा जैसी जिंदगी शुरू कर दी थी, जिसमें माँ को बहुत दुख हुआ था। और फिर भी माँ ने सूप पीते समय नावजी के बारे में सोचा और वो आवाज निकाली। मैंने गुस्से में खाना मुंह में ठूसा और मेरी आंखें गर्म हो गई। वह ठीक है, नावजी ठीक है। नावजी जैसे बदमाश मरते नहीं है। जो मरते हैं वे हमेशा कोमल, प्यारे और खूबसूरत लोग होते हैं। नावजी को अगर डंडे से मारो तब भी वह नहीं मरेगा। माँ मुस्कुराई। तो फिर तुम जल्दी मर जाओगी। वह मजाक कर रही थी। मैं क्यों? मैं तो बुरी और बदसूरत दोनों हो। मैं 80 साल तक जीऊंगी। सचमुच? फिर तुम्हारी माँ 90 साल तक जिएगी। हाँ, मैंने थोड़ा उलझन में कहा। बदमाश लोग लंबे जीते हैं, खूबसूरत लोग जल्दी मर जाते हैं। माँ खूबसूरत है लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो लंबी जिए। मैं समझ नहीं पाई कि क्या कहूँ। अब मुश्किल कर रही है। मैंने विरोध किया। मेरे निचले होंठ कांपने लगे और आंसू छलक गए। मुझे लगता है कि मुझे सांप की बात बतानी चाहिए। 4-5 दिन पहले पड़ोस के बच्चों ने बगीचे के बाड़ में छिपे हुए दर्जन भर सांप के अंडे पाए। वे कह रहे थे कि ये जहरीले सांप के अंडे हैं। मुझे लगा कि अगर हमारे बांस के झुरमुट में दर्जन भर जहरीले सांप रेंगने लगे तो हम बगीचे में बिना सावधानी के नहीं जा सकते। मैंने बच्चों से कहा, चलो इन अंडों को जला देते हैं। और बच्चे खुशी से नाचते हुए मेरे पीछे आए। मैंने झुरमुट के पास पत्तियां और टहनियों का ढेर बनाया और उसमें आग लगा दी। फिर एक एक करके अंडों को आग में डाला, लेकिन अंडे लंबे समय तक जलने को तैयार ही नहीं थे। बच्चों ने और पत्तियां और टहनियां डाली, जिससे आग और तेज हो गई, लेकिन अंडे फिर भी नहीं जले। रास्ते के दूसरे तरफ खेत वाले घर की एक लड़की ने पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम जहरीले सांप के अंडे चला रहे हैं। मुझे डर है कि ये अंडे से निकल ना जाए। अंडे कितने बड़े हैं? बटर के अंडे जितने, और बिल्कुल सफेद। तो ये साधारण सांप के अंडे हैं, जहरीले नहीं। कच्चे अंडे आसानी से नहीं जलते, आप जानते हैं ना। वह हंसते हुए चली गई, जैसे ये बहुत मजेदार था। आग को जलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था, लेकिन अंडे बस जल ही नहीं रहे थे। मैंने बच्चों से कहा कि वे अंडों को आग से निकालकर बेर के पेड़ के नीचे दफना दे। मैंने कुछ कंकड़ इकट्ठा किए और उन्हें कब्र का निशान बनाने के लिए रखा। चलो सब प्रार्थना करें, मैंने कहा, और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ लिए। बच्चे भी मेरे पीछे आज्ञाकारी रूप से घुटनों पर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। यह काम पूरा करके मैं बच्चों को छोड़कर धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। माँ ऊपर विस्टेरिया की छतरी की छाया में खड़ी थी। तुमने बहुत क्रूर काम किया है, उन्होंने कहा। मुझे लगा कि ये जहरीले सांप के अंडे हो सकते हैं, लेकिन ये साधारण सांप के थे। खैर, मैंने उन्हें ठीक से दफना दिया। परेशान होने की कोई बात नहीं। मुझे एहसास हुआ कि माँ को मुझे ऐसा करते देखना कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। माँ अंधविश्वासी नहीं है, लेकिन 10 साल पहले जब पिताजी की मृत्यु हुई थी, तब से वे सांपों से बहुत डरती है। पिताजी की मृत्यु से ठीक पहले माँ ने उनके बिस्तर के पास एक पतली काली रस्सी जैसी चीज देखी थी। जब उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की तो पता चला कि वह एक सांप था। वह गलियारे में फिसल कर गायब हो गया। सिर्फ माँ और मेरे अंकल वाडा ने उसे देखा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन पिताजी के आखिरी पलों को खराब न करने के डर से कुछ नहीं कहा। इसलिए नाओजी और मुझे, जो उस कमरे में थे, सांप के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन मुझे यह पक्का पता है कि पिताजी की मृत्यु की शाम को बगीचे के तालाब के पास के सभी पेड़ों पर सांप लिपटे हुए थे। मैं अब 29 साल की हूँ, यानी जब पिताजी की मृत्यु हुई थी तब मैं 19 साल की थी और कोई बच्चे नहीं थी। 10 साल बीत चुके थे, लेकिन मेरी यादें अभी भी ताज़ा है और मुझे गलती होने की संभावना नहीं है।
मैं पूजा के लिए फूल काटने के लिए तालाब के पास जा रही थी। मैं अजालिया की झाड़ियों के पास रुकी और अचानक देखा कि एक छोटा सा सांप अजालिया की डाल के सिरे पर लिपटा हुआ था। यह देखकर मैं थोड़ा चौंकी। फिर जब मैं अगली झाड़ी से केरिया गुलाब की डाल काटने लगी तो वहां भी एक सांप था। अगली झाड़ी पर शेरोन गुलाब पर मेपेल, झाड़ू, विस्टेरिया, चेरी के पेड़, हर झाड़ी और पेड़ पर एक सांप था। मुझे इससे ज्यादा डर नहीं लगा। मुझे बस ऐसा लगा कि सांप भी मेरी तरह पिताजी की मृत्यु का शोक मना रहे थे और उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने बिलों से निकल आए थे। बाद में जब मैंने माँ को बगीचे के सांपों के बारे में बताया तो उन्होंने शांति से सुना और सिर्फ सिर थोड़ा सा झुकाया और जैसे कुछ सोच रही हो। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन यह सच है कि इन दो घटनाओं ने माँ को सांपों से हमेशा के लिए नफरत करने पर मजबूर कर दिया। या शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि वह उनसे डरने और उनका सम्मान करने लगी थी। जब माँ को पता चला कि मैंने सांप के अंडे चलाए तो उन्हें जरूर लगा होगा कि इसमें कुछ अशुभ है। यह एहसास मुझे यह सोचने पर मजबूर करता था कि मैंने अंडे चलाकर बहुत गलत काम किया। मुझे इस डर ने इतना परेशान किया कि मैंने माँ पर कोई बुरी आफत ला दी होगी और मैं उस घटना को न उस दिन, न अगले दिन, न उसके बाद भूल पाई। और फिर आज सुबह डाइनिंग रूम में मैंने वह बेवकूफ़ी भरी कमेंट कर दी कि खूबसूरत लोग जल्दी मर जाते हैं, जिसे मैं बाद में किसी भी तरह ढक नहीं पाई और आखिर में मेरे आंखों में आंसू आ गए। बाद में जब मैं नाश्ते के बर्तन साफ कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भयानक छोटा सांप जो माँ की जिंदगी को छोटा कर देगा मेरे सीने में रेंग गया हो। उस दिन मैंने बगीचे में एक सांप देखा। ये एक खूबसूरत शांत सुबह थी और रसोई का काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक बेंच की कुर्सी लॉन में ले जाकर कुछ बुनाई करूं। जब मैं कुर्सी लेकर बगीचे में उतरी तो मैंने आइरिस की टंडलों के पास एक सांप देखा। मेरी प्रतिक्रिया बस हल्की सी घृणा की थी। मैं कुर्सी को वापस बरामदे में ले गई, बैठ गई और बुनाई शुरू कर दी। दोपहर में जब मैं बगीचे के नीचे गोदाम में बनी हमारी लाइब्रेरी से मेरी लॉरेसिन की पेंटिंग्स की एक किताब लेने गई तो मैंने उसी सांप को धीरे धीरे लॉन पर रेंगते हुए देखा। यह सुबह वाला सांप था, एक नाजुक सुंदर सांप। वह शांति से लॉन पार कर रहा था। वह जंगली गुलाब की छाया में रुका। उसने अपना सिर उठाया और अपनी लौ जैसी जीभ को हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। लेकिन कुछ पलों बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया और थकान से ही गिर गया। मैंने अपने आप से कहा, यह जरूर मादा होगी। फिर भी मुझे उस सांप की सुंदरता ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मैं गोदाम गई और पेंटिंग्स की किताब ले आई। वापस आते समय मैंने उस जगह की ओर देखा जहां मैंने सांप को देखा था, लेकिन वह पहले से गायब हो चुका था। शाम को जब मैं माँ के साथ चाय पी रही थी तो मैंने बगीचे की ओर देखा और वह सांप फिर से धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ियों की तीसरी सीढ़ी पर रेंगता हुआ दिखाई दिया। माँ ने भी उसे देख लिया। क्या वो वही सांप है? वह यह कहते हुए मेरे पास दौड़ी और मेरे हाथ पकड़कर मेरे बगल में डरते हुए खड़ी हो गई। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वह क्या सोच रही थी। आपका मतलब उन अंडों की माँ? मैंने पूछा। हाँ हाँ, माँ की आवाज तनावग्रस्त थी। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सांस रोके सांप को देखते रहे। सांप जो पत्थर पर लिपटे हुए था फिर से हिलने लगा। कमजोर गति के साथ वह धीरे धीरे सीढ़ी पार करके आइरिस की ओर रेंग गया। यह सुबह से बगीचे में इधर उधर घूम रहा है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। माँ ने आ भरी और भारी मन से कुर्सी पर बैठ गई। ये बात है, मुझे यकीन है वह अपने अंडों को ढूंढ रही है। बेचारी, माँ ने उदास स्वर में कहा। मैं नर्वस होकर हंसी और मुझे नहीं पता था कि और क्या करूं।
शाम की धूप माँ के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनकी आंखें नीली चमक रही थी। उनके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा और इतनी सुंदरता थी कि मुझे उनके पास उड़कर जाने का मन हुआ। मुझे तब लगा कि माँ का चेहरा उस बदकिस्मत सांप से मिलता जुलता था जिसे हमने अभी देखा था। और मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि मेरे सीने में रहने वाला वह बदसूरत सांप एक दिन इस खूबसूरत दुखी माँ सांप को खा जाएगा। मैंने अपना हाथ माँ के नरम नाजुक कंधों पर रखा और एक ऐसी शारीरिक उत्तेजना महसूस की जिसे मैं समझ नहीं सकी। जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साल दिसंबर की शुरुआत में हमने टोक्यो के निशिकाता स्ट्रीट वाले घर को छोड़ दिया और इजू में इस चीनी शैली के घर में आ गए। पिताजी की मृत्यु के बाद हमारे घर के खर्चों का जिम्मा माँ के छोटे भाई और अब उनके इकलौते जीवित रिश्तेदार अंकल वाडा ने ले लिया था। लेकिन युद्ध के खत्म होने के बाद सब कुछ बदल गया। अंकल वाडा ने माँ को बताया कि हम अब पहले की तरह नहीं रह सकते। हमें घर बेचना होगा, सारे नौकरों को हटाना होगा और हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कि हम कहीं गांव में एक छोटा सा एक अच्छा घर खरीद ले जहां हम दोनों अपने मर्जी से रह सके। माँ को पैसों की समझ एक बच्चे से भी कम थी और जब मामा वाडा ने उन्हें हमारी स्थिति बताई तो उन्होंने बस इतना कहा कि वह जो उचित समझे वही करे। नवंबर के अंत में मामा वाडा का एक स्पेशल डिलीवरी लेटर आया जिसमें लिखा था कि विस्काउंट कवाता की विला बिक्री के लिए है। घर ऊंचे स्थान पर था जहां से अच्छा नजारा दिखता था और इसमें करीब आधा एकड़ खेती की जमीन थी। हमें बताया गया कि यह इलाका अपने बेर के फूलों के लिए मशहूर है। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। अंकल के पत्र में लिखा था, मुझे लगता है कि तुम्हें वहां रहना पसंद आएगा, लेकिन आपको खरीदार से व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा, इसलिए कल मेरे ऑफिस आ जाओ। क्या आप जाएंगी माँ? मैंने पूछा। मुझे जाना होगा। उन्होंने इतने दुखद तरीके से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं उसे सहन कर नहीं सकी। उन्होंने मुझे बुलाया है। माँ अगले दिन दोपहर के बाद गई। हमारे पुराने ड्राइवर उनके साथ गए और उसी दिन रात करीब 8 बजे उन्हें वापस लाए। वह मेरे कमरे में आई और मेरे डेस्क के पास बैठ गई जैसे वह वही गिर पड़ी। सब तय हो गया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा। क्या तय हो गया? सब कुछ। लेकिन मैंने आश्चर्य से कहा, लेकिन आपने तो अभी घर भी नहीं देखा कि वह कैसा है। माँ ने एक कोहनी डेस्क पर टेकी, अपने माथे को छुआ और एक छोटी सी आह भरी। मामा कहते हैं कि यह एक अच्छी जगह है। मुझे लगता है कि मैं बिना आंखें खोले भी वहां चली जाऊं। उन्होंने सिर उठाया और हल्के से मुस्कुराई। उनका चेहरा थोड़ा पतला और बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाँ, ठीक है, मैंने माँ के मामावाड़ा पर शुद्ध भरोसे से हार मानते हुए कहा। तो तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो। हम दोनों हंसे, लेकिन हंसी खत्म होने के बाद हम बहुत उदास हो गए। उसके बाद से रोज मजदूर हमारे घर आने लगे और सामान पैक करने का काम शुरू हो गया। मामा वाड़ा भी आए और जो कुछ बेचना था उसके लिए जरूरी इंतजाम किए। मैं और हमारी नौकरानी ओखी में कपड़े व्यवस्थित करने और बगीचे में कचरा चलाने जैसे कामों में व्यस्त थे, लेकिन माँ ने हमारी जरा भी मदद नहीं की। वह हर दिन अपने कमरे में कुछ न कुछ करती रहती थी। एक बार मैंने हिम्मत करके उनसे थोड़ा तीखे स्वर में पूछा, क्या बात है? क्या आपका इजू जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, चेहरे पर एक अस्पष्ट सा भाव लिए। हमें सामान तैयार करने में करीब 10 दिन लगे। एक शाम जब मैं ओकिमी के साथ बगीचे में कागज और भूसा जला रही थी, माँ अपने कमरे से निकली और बरामदे पर खड़ी होकर चुपचाप आग को देखने लगी। पश्चिम से ठंडी सलेटी हवा चल रही थी और धुआं जमीन पर रेंग रहा था। मैंने माँ के चेहरे की ओर देखा और चौंक गई।
उनका रंग इतना खराब था जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। माँ, आप ठीक नहीं लग रही है, मैंने चिल्लाकर कहा। माँ ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं। वह चुपके से अपने कमरे में वापस चली गई। उस रात क्योंकि हमारा बिस्तर पहले से ही पैक हो चुका था, ओकेमी ने सोफे पर सोया, जबकि माँ और मैंने पड़ोस से उधार लिए बिस्तर पर उनके कमरे में एक साथ सोया। माँ ने इतनी कमजोर और बुरी आवाज में कहा कि मैं डर गई। मैं इजो इसलिए जा रही हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो, क्योंकि मेरे पास तुम हो। मैं इस अप्रत्याशित बात से चौंक गई, और अगर मैं न होती, मैंने अनजाने में पूछ लिया। माँ अचानक रो पड़ी। मेरे लिए सबसे अच्छा होता कि मैं मर जाऊं। काश मैं उस घर में मर पाती जहां तुम्हारे पिताजी मरे थे। वह टूटी फूटी आवाज में बोल रही थी और उनकी सिसकियां और तेज हो गई। माँ ने मुझसे पहले कभी इतनी कमजोर आवाज में बात नहीं की थी, और न ही मैंने उन्हें इतने बेकाबू होकर रोते हुए देखा था। न पिताजी की मृत्यु के समय, न मेरे शादी के समय, न जब मैं गर्भवती होकर माँ के पास लौटी, न जब मेरा बच्चा मृत पैदा हुआ, न जब मैं बीमार थी और बिस्तर पर थी, न ही जब नाओजी ने कुछ बुरा किया। माँ ने कभी ऐसी कमजोरी नहीं दिखाई थी। पिताजी की मृत्यु के बाद के 10 सालों में माँ उतनी ही सहज और कोमल थी जितनी वह उनके जीवित रहते थी। नाओजी और मैंने उनकी इसी खूबी का फायदा उठाकर बिना किसी चिंता के बड़े हुए। अब माँ के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने सारा पैसा हम पर, मुझ पर और नाओजी पर बिना किसी कंजूसी के खर्च कर दिया था, और अब उन्हें उस घर को छोड़ना पड़ रहा था जहां उन्होंने इतने साल बिताए थे, और बिना किसी नौकर के एक छोटे से घर में दुखी जिंदगी शुरू करनी थी। अगर माँ कंजूस होती, हमें डांटती या चुपके से अपनी संपत्ति बढ़ाने की योजना बनाती, तो वह कभी इस तरह मरने की इच्छा नहीं करती, चाहे समय कितना भी बदल गया हो। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बिना पैसों की जिंदगी कितनी भयानक, दुखी और बेकार है। मेरा दिल भावनाओं से भर गया, लेकिन मैं इतने दुख में थी कि आंसू नहीं आए। मुझे लगा कि शायद यही वह एहसास है जो लोग मानव जीवन की गरिमा कहते हैं। मैं वहां लेटी रही, छत को देखते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया हो। अगले दिन, जैसे मैंने सोचा था, मैं वाकई बीमार लग रही थी। वह एक एक चीज को टाल रही थी, जैसे हर अतिरिक्त मिनट जो वह उस घर में बिता सकती थी उनके लिए अनमोल था। लेकिन मामा वाड़ा आए और हमें बताया कि हमें उस दिन इजू के लिए निकलना होगा। लगभग सारा सामान पहले ही भेजा जा चुका था। माँ ने अनिच्छा से कोट पहना और ओकिमी और अन्य नौकरों को जो अलविदा कहने आए थे, उन्हें बिना कुछ कहे सिर्फ सिर झुकाकर विदा किया और निशिकाता स्ट्रीट के हमारे घर से बाहर निकल गई। ट्रेन में तुलनात्मक रूप से कम भीड़ थी और हम सबको सीट मिल गई। अंकल वाड़ा बहुत अच्छे मूड में थे और 9 नाटकों के कुछ हिस्से गुनगुनाने लगे। माँ पीली और आंखें नीचे किए हुए बहुत ठंडी दिख रही थी। हमने नागाओका में बस बदली। करीब 15 मिनट तक चले, फिर उतरकर पहाड़ों की ओर पैदल चलने लगे। हम एक हल्के ढलान पर चढ़े, एक छोटे से गांव जिसके ठीक बाहर एक चीनी शैली का विला थी जो कुछ हद तक स्वाद के साथ बनाई गई थी। यह जगह मेरी सोच से ज्यादा अच्छी है माँ, मैंने चढ़ाई से हांफते हुए कहा। माँ घर के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी थी। हाँ, ये है, उन्होंने जवाब दिया, और एक पल के लिए उनकी आंखों में खुशी की चमक आई। सबसे पहले, यहाँ की हवा अच्छी है, ताजी हवा, मामा ने स्पष्ट आत्मसंतुष्टि से कहा। वाकई में, मैं मुस्कुराई। यह स्वादिष्ट है, यहाँ की हवा स्वादिष्ट है। हम तीनों हंसे। अंदर हमें टोक्यो से आया हुआ हमारा सामान मिला। घर का सामने वाला हिस्सा टोक्यो से आए बक्सों से भरा हुआ था। अगला बैठक खाने से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। मामा बड़ा बहुत उत्साहित थे। उन्होंने हमें वहां खींच कर ले गए
और बैठक का नज़ारा दिखाया। दोपहर के करीब 3 बजे थे और सर्दी की धूप धीरे धीरे बगीचे के लॉन पर पड़ रही थी। लॉन से नीचे जाने वाली सीढ़ियों के पास एक छोटा सा तालाब था जिसके चारों ओर बेर के पेड़ थे। बगीचे के बाद एक संतरे के पेड़ों का एक बाग था, एक गांव की सड़क, धान के खेत, एक देवदार का जंगल और दूर में समुद्र भी दिखाई दे रहा था। जब मैं बैठक खाने में बैठी तो समुद्र मेरे सीने की ऊंचाई पर दिख रहा था। यह एक नरम नजारा है, माँ ने उदास स्वर में कहा। शायद हवा की वजह से यहाँ की धूप टोक्यो की धूप से बिल्कुल अलग है ना? जैसे कि धूप को रेशम की छलनी से छाना गया हो। मैंने ज्यादा उत्साह के साथ जवाब दिया। नीचे के मंजिल पर 2 अच्छे आकार के कमरे थे, एक चीनी शैली का स्वागत कक्ष, एक हॉल और एक बाथरूम, फिर डाइनिंग रूम और एक रसोई। ऊपर की मंजिल पर एक विदेशी शैली का कमरा था जिसमें एक बड़ा बिस्तर था। यह पूरा घर था, लेकिन मुझे लगा कि यह हमारे लिए, या अगर नाऊ जी लौट आए तो तीनों लोगों के लिए भी बहुत तंग नहीं होगा। मामा गांव की एकमात्र सराय में गए हमारे लिए खाने का इंतजाम करने। थोड़ी देर बाद खाना आ गया जिसे उन्होंने बैठक खाने में फैलाया और खाना शुरू किया। उनके पास लाई हुई विस्की थी जिससे उन्होंने खाना उतारा। वह बहुत खुश थे और इस घर के पुराने मालिक विस्काउंट कवाता के साथ चीन में अपने कारनामों की कहानी सुनाने लगे। माँ ने खाने को मुश्किल से छुआ और जल्द ही जब अंधेरा होने लगा तो उन्होंने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा लेटना है। मैंने सामान से बिस्तर निकाला और माँ को बिछाने में मदद की। मुझे उनकी हालत को लेकर चिंता हुई। मैंने थर्मामीटर ढूंढकर उनका तापमान लिया। यह 102 डिग्री था। मामा वाड़ा भी परेशान दिखे। खैर, वह गांव में डॉक्टर ढूंढने चले गए। जब मैंने माँ को पुकारा तो उन्होंने बस नींद में सिर हिलाया। मैंने माँ का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया और रोने लगी। वह इतनी दयनीय थी, इतनी बुरी तरह दयनीय। नहीं, हम दोनों ही दयनीय थे। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं रोते हुए सोच रही थी कि मैं माँ के साथ उसी वक्त मर जाना चाहती हूँ, कि अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची, कि हमारी जिंदगी तब खत्म हो गई थी जब हमने निशिकाता स्ट्रीट का घर छोड़ा था। करीब 2 घंटे बाद मामा वाड़ा गांव के डॉक्टर के साथ लौटे। वह काफी उम्र दराज लग रहे थे और पुराने जमाने के औपचारिक जापानी कपड़े पहने थे। हो सकता है कि यह निमोनिया बन जाए, लेकिन अगर निमोनिया भी हो तो चिंता की कोई बात नहीं। यह अस्पष्ट बात के साथ उन्होंने माँ को एक इंजेक्शन दिया और चले गए। अगले दिन माँ का बुखार कम नहीं हुआ। मामा वाड़ा ने मुझे 2000 येन दिए और कहा कि अगर माँ को अस्पताल ले जाना पड़े तो उन्हें तार भेज दूं। वह उसी दिन टोक्यो लौट गए। मैंने सामान से जरूरी रसोई के बर्तन निकाले और कुछ राइस क्रोएल बनाए। माँ ने 3 चम्मच निगले, फिर सिर हिलाया। दोपहर से थोड़ा पहले डॉक्टर फिर आए। इस बार वह थोड़े कम औपचारिक कपड़ों में थे, लेकिन फिर भी सफेद दस्ताने पहने थे। मैंने सुझाव दिया कि शायद माँ को अस्पताल ले जाना बेहतर होगा। नहीं, डॉक्टर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। आज मैं एक ताकतवर इंजेक्शन दूंगा और बुखार शायद कम हो जाएगा। उनका जवाब पहले जितना ही भरोसेमंद नहीं था और माँ को ताकतवर इंजेक्शन देने के बाद वह चले गए। उस दोपहर माँ का चेहरा चटक लाल हो गया और उन्हें बहुत पसीना आने लगा। शायद यह इंजेक्शन की चमत्कारी शक्ति थी। जब मैं माँ का नाइट गाउन बदल रही थी तो उन्होंने कहा, कौन जानता है, शायद वह एक महान डॉक्टर हो। उनका तापमान सामान्य हो गया था। मैं इतनी खुश थी कि मैं गांव की सराय में दौड़ गई और वहां की मालकिन से 1 दर्जन अंडे खरीदे। मैंने तुरंत कुछ अंडे उबाले और माँ को परोसे। उन्होंने 3 अंडे और आधा कटोरा चावल खाया। अगले दिन वह महान डॉक्टर फिर से अपने औपचारिक कपड़ों में आए। जब मैंने इंजेक्शन की सफलता के लिए उनका धन्यवाद किया तो उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था।
उन्होंने माँ की सावधानी से जांच की, फिर मेरी ओर मुड़कर कहा, आपकी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब वह जो चाहे खा सकती है और जो चाहे कर सकती है। उनका बोलने का तरीका इतना अजीब था कि मुझे हंसी रोकने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैंने डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ा। जब मैं माँ के कमरे में लौटी तो देखा कि वह बिस्तर पर बैठी थी। वह वाकई एक महान डॉक्टर है। मैं अब बीमार नहीं हूँ, उन्होंने अपने अनमने ढंग से कहा, जैसे अपने आप से बात कर रही हो। उनके चेहरे पर बहुत खुशी का भाव था। माँ, क्या मैं ब्लाइंड्स खोल दूँ? बर्फ गिर रही है। पंखुड़ियों जितनी बड़ी बर्फ धीरे धीरे गिरने लगी थी। मैंने ब्लाइंड्स खोल दिए और माँ के पास बैठकर बर्फ को देखने लगी। मैं अब बीमार नहीं हूँ, माँ ने फिर से अपने आप से कहा। जब मैं इस तरह तुम्हारे साथ बैठती हूँ तो लगता है जैसे सब कुछ एक सपना था। सच कहूँ तो जब हमें यहाँ आने का समय आया तब मुझे मुझे यह विचार बिल्कुल नापसंद था। मैं कुछ भी दे देती अगर मैं निशिकाता स्ट्रीट के हमारे घर में एक दिन या आधा दिन से भी ज़्यादा रुक पाती। ट्रेन में चढ़ते समय मुझे लगा जैसे मैं आधी मर गई हूँ। और जब हम यहाँ पहुँचे तो पहले 2 पलों की खुशी के बाद मुझे टोक्यो की इतनी याद आई कि मेरा दिल फटने को हो गया। खासकर जब अंधेरा हुआ, फिर सब कुछ मेरे सामने खाली सा हो गया। यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। भगवान ने मुझे मार दिया और मुझे पूरी तरह से उस इंसान से अलग कर दिया जो मैं थी। तब जाकर उन्होंने मुझे फिर से जिंदा किया। उस दिन से अब तक हम इस पहाड़ी झोपड़ी में अपनी अकेली जिंदगी जी रहे हैं। हम खाना बनाते हैं, बरामदे पर बुनाई करते हैं, चीनी कमरे में किताब पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, यानी एक ऐसी साधारण जिंदगी जीते हैं जो दुनिया से लगभग पूरी तरह कटी हुई है। फरवरी में पूरा गांव बेर के फूलों से ढक गया था और मार्च के अंत तक एक के बाद एक शांत हवा रहित दिन आए और फूल टहनियों पर बने रहे। दिन के किसी भी उस समय उन्हें देखो, फूल बहुत खूबसूरत थे। जब मैं कांच के दरवाजे खोलती तो उनकी खुशबू कमरे में भर जाती। मार्च के अंत में हर शाम हवा चलने लगती थी और जब हम डाइनिंग रूम में अंधेरे में चाय पीते हुए बैठे होते तो खिड़की से फूलों की पंखुड़ियां उड़कर हमारी चाय की प्यालियों में गिर जाती। अब अप्रैल में जब हम बरामदे पर बुनाई करते हैं तो हमारी बातचीत आमतौर पर खेतों में खेती करने की योजनाओं पर होती है। माँ कहती है कि वह मदद करना चाहेंगी। जैसे ही मैं यह शब्द लिख रही हूँ मुझे लगता है कि जैसे माँ ने कहा, हम पहले ही मर चुके हैं और फिर से अलग इंसान बनकर जी उठे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यीशु जैसा पुनर्जन्म साधारण इंसानों के लिए संभव है। माँ ने ऐसा बोला जैसे अतीत को भूल चुकी हो। लेकिन फिर भी आज सुबह जब उन्होंने सूप चखा तो उन्हें नाओ जी की याद आई और उन्होंने वह चीख निकाली। और न ही मेरे अतीत के जख्म ठीक हुए हैं। मुझे सब कुछ साफ और पूरी तरह बिना छुपाए लिखना चाहती हूँ। मैं कभी कभी चुपके से सोचती हूँ कि इस पहाड़ी घर की शांतता सिर्फ एक झूठ और दिखावा है। भले ही यह भगवान की दी हुई माँ और मेरे लिए थोड़ी राहत की अवधि हो, मुझे यह एहसास नहीं छोड़ता कि कोई खतरनाक काला साया पहले ही हमारे करीब मंडरा रहा है। माँ खुश होने का नाटक करती है लेकिन वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है और मेरे सीने में एक जहरीला सांप रहता है जो माँ को बलिदान करके मोटा होता है, चाहे मैं उसे कितना ही दबाने की कोशिश करूँ। काश यह सिर्फ मौसम की बात हो और कुछ नहीं। सांप के अंडे जलाने जैसा नीच काम मैंने दिखाया। इसे पता चलता है कि मैं किस हालत में हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ वह सिर्फ माँ की उदासी को गहरा करता है और उन्हें कमज़ोर करता है, प्यार के बारे में नहीं। एक बार यह शब्द लिखने के बाद मैं और कुछ नहीं लिख सकती।